हेलो बच्चों, मेरा नाम अमन कुमार है और आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। सिंपल सा है कि इस चैप्टर में आप लोगों को पहला जो टॉपिक है पदार्थ के बारे में पढ़ना है। जैसा कि मैं आप लोग को दिखाता हूं। जैसे पदार्थ होता क्या है? वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। ठीक, पदार्थ कहलाता है। जैसे मैं आपको जो है आपको दिखाते हैं। जैसे ये एक कोई वस्तु है और इसको हम यहाँ रखें और इसका जो हम बोलते हैं कि द्रव्यमान जो है बाय द वे 2 kg का है, 2 kg है। तो इसका द्रव्यमान 2 kg हुआ और ये जहां रखे मतलब वहां का स्थान घेर लिया और जो है इसमें कुछ ना कुछ जो आयतन वगैरह है। ठीक, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है? हमारा पदार्थ है। तो इसका जो द्रव्यमान है 2 kg है, ठीक। और बोल रहा है वे सभी पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर मतलब पदार्थ का जो होता है वो छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। जैसे में ये सब देखिए, इसका छोटा छोटा कण है, ये सब मिला, फिर इसमें भी छोटा छोटा कण है, ये सब क्या हुआ? पूरे मिलकर छोटा छोटा पदार्थ के कण मिलकर एक क्या बना दिया? पदार्थ बना दिया। फिर बोले पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सही बात है जी, पदार्थ का छोटा छोटा कण होता है जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आप पाउडर का भी ले सकते हैं, पाउडर, डस्ट पाउडर में भी छोटा छोटा कण होता है जिसको हम आप क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं, बट वो क्या है? क्योंकि वो पाउडर में है। तो उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट एक छोटा कण को यदि एक गिलास पानी में डाल दिया जाए तो यह पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। अर्थात एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण है उतने भागों में विभाजित हो जाता है और सभी कणों के साथ मिल जाता है। तो आप अंदाजा लगाए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। मतलब कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटा कण था जो एक गिलास पानी में मिला दिया, वो एक छोटा कण पानी के पूरे कण के साथ क्या होगा? मिल गया और मिलने के साथ उसको क्या कर दिया? रंग को, गिलास को रंगीन बना दिया। ठीक, पदार्थ के कण की विशेषता क्या होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सही बात है जी। जैसे मैं देखिए ये पदार्थ है, इसका जो बना हुआ है, इसके जो कण है इसके बीच में ये रिक्त स्थान है। देखिए ये सब भी क्या है? रिक्त स्थान है। ये सब जगह जो है वो क्या है? रिक्त स्थान है। मतलब बोलना है मतलब कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब कोई भी पदार्थ है, जैसे आपका गैस ले लीजिए, तो गैस में क्या होता है? गैस के जितना भी पदार्थ है, जैसे गैस, जैसे CO2, CO2 है, तो CO2 मतलब हमारा क्या है? गैस है। गैस है मतलब जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ठीक, तो CO2 के जितना भी कण है वो क्या है? आपस में वायुमंडल में फैला हुआ है। ठीक, जैसे जैसे हमारा पोल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है। ऑक्सीजन के भी कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ऑक्सीजन के भी कण गतिशील होते हैं। तो कण गतिशील होने के कारण हम क्या करते हैं? मतलब कण उनका पूरा इधर उधर घूमते हैं, मतलब पूरे वायुमंडल में फैले हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करते? पूरे वायुमंडल में फैलने के कारण हम लोग सांस लेते हैं। ठीक, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नमक, संकरा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थ आसानी से जल को कणों के बीच मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सही बात है। अब द्रव में भी क्या होता है? द्रव में भी उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे मैं बाय द वे हमारा जो है एक गिलास पानी ले लेते हैं। ठीक, जैसे में इसमें जल है, इसमें आपका जो है जल भरा हुआ है, मतलब इतना दूर जो है आपका जल भरा हुआ और ऊपर से हम नमक का कण डाल देते हैं। नमक का
तो नमक का कण अगर जल में गया तो जल में जाने के साथ क्या होगा, जल और नमक दोनों आपस में मिल जाएंगे, मतलब घोल बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपका द्रव पदार्थ है उसमें कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और इसलिए रिक्त स्थान होने के कारण नमक और जल क्या हो गया, आपस में घुल गया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हाँ सही बात है जी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। सही बात है जी। जैसे में हम पानी को अगर हम बॉयल करते हैं तो बॉयल करते हैं तो क्या एक नॉर्मल उसका टेम्परेचर क्या है, 30-50 पर उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। बट जैसे उसको बॉइलिंग करते हैं तो 90 के बाद 100 रहता है। 100 जैसे ही होता है वो बॉइलिंग करने लगता है। तो बॉइलिंग करने लगता है तो वो मतलब उसके कण क्या होते हैं, एकदम नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है, बढ़ने लगते हैं। मतलब उसके कण में कणों के जो गतिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है, बढ़ जाते हैं। तो बोल सकते हैं कि पदार्थ के कण जो है क्या होता है, निरंतर गतिशील होते हैं। तब गतिशील होंगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा। जब पदार्थ का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका गतिशील पदार्थ के कण क्या होगा, गतिशील होंगे। फिर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सही बात है जी, इसमें भी बात सही है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। इस आकर्षण बल को सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। इस सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस पदार्थों में होता है और सबसे कम गैसों में होता है। यही कारण है कि गैसों के कण कम आकर्षक बल के कारण फैले रहते हैं, जबकि ठोस कठोरता से जुड़े रहते हैं। अब देखो, अब देखना है जी इसमें कि ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ, ये तीनों में जो है एक आकर्षण बल होता है, जिसमें क्या करता है, पदार्थ के कण आकर्षण बल के कारण एक दूसरे कणों को क्या करते हैं, बांध के रखता है मजबूती से। तो ठोस पदार्थों में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है और इसमें अंतरा आणुक स्थान जो होता है वो कम होता है। जैसे ठोस पदार्थ में जो आकर्षण बल होता है उसको अंतरा आणुक आकर्षण बल कहते हैं, और उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतरा आणुक स्थान कहते हैं। तो ठोस पदार्थ में अंतरा आणुक आकर्षण बल कम होता है और अंतरा आणुक आकर्षण बल ज्यादा होता है, जबकि द्रव में ठोस की तुलना में अंतरा आणुक आकर्षण बल कम होता है और अंतरा आणुक स्थान थोड़ा ज्यादा होता है। और वही सबसे लास्ट आपका गैस में जो है अंतरा आणुक स्थान सबसे ज्यादा होता है और अंतरा आणुक आकर्षण बल बहुत कम होता है। जैसे में आपको दिखाते हैं इधर। जैसे ये कोई ठोस पदार्थ है, ये कोई गैस का रे आ रहा है, इसमें कुछ है जो द्रव भरा हुआ है। द्रव भरा हुआ है। तो इसमें जो है इस ठोस को ना हम इसको दबा सकते हैं और न इसको हम दबा सकते हैं ज्यादा, क्योंकि इसमें जो अंतरा आणुक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, इसके लिए नहीं दबा सकते हैं। बट जबकि वही जो है द्रव पर बाल्टी को थोड़ा दाब सकते हैं तो क्या होगा, पानी ऊपर की ओर आएगा। मतलब कह सकते हैं कि इसमें अंतरा आणुक आकर्षण बल कम है क्योंकि इसमें अंतरा आणुक स्थान ज्यादा है। और वही गैस में अंतरा आणुक आकर्षण बल जो है निम्न है, मतलब कम है, और अंतरा आणुक स्थान ज्यादा है, इसलिए पूरे वायुमंडल में आपका गैस फैला हुआ रहता है। कोई भी आपका गैस है अगर उसको आप खुले में तुरंत छोड़ते हैं तो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अंतरा आणुक स्थान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब है पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ के कितना अवस्था होता है वो जानिए। पदार्थ की जो होता है 3 अवस्था होता है, एक वो होता है ठोस, एक द्रव और गैस। ठोस में आपको कोई सॉलिड वस्तु हो गया, जैसे में आप ईंट,
पत्थर, ये सब हो गया बेंच। द्रव में आपका हो गया दूध, पानी, तेल, ये सब आ गया। और गैस में आपका जानते ही हैं आपका CO2, O2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी है जो ले लीजिए। फिर है किसी भी पदार्थ की अवस्था का बनना, मतलब कोई भी पदार्थ का क्या अवस्था बन रहा है, कि ठोस बन रहा है कि गैस बन रहा है कि आपका द्रव बन रहा है, वो सब देखिए। जैसे ठोस पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था है उसको कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। अब ठोस और द्रव और गैस, ये जो भी तीनों जो अवस्था है उसके कणों के आधार पे ही बनता है। अब गैस का कण रहेगा तो वो गैस ही का निर्माण करेगा, द्रव का कण रहेगा तो द्रव ही का निर्माण करेगा, और ठोस का जो कण रहेगा वो ठोस का ही निर्माण करेगा। यदि जितने ही इनके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी और आकर्षण बल कम होगा, वह पदार्थ है उतनी कम ठोस से द्रव और द्रव से गैस की ओर बढ़ता जाएगा। जैसे में अगर हम कोई वस्तु को अगर जितना उसके कणों के बीच, कणों को दूर दूर तक रख रहे हैं, जितना ज्यादा दूर रखेंगे वो उतना वो गैस का निर्माण करेगा, ठीक। और जितना पास पास में सटा सटा के रखेंगे वो सॉलिड का निर्माण करेगा, और नॉर्मल स्थान रखेंगे तो वो द्रव का निर्माण कराएंगे। जैसे में इसमें देखिए ये 3 गो आपका ग्लास दिया हुआ है, और तीनों ग्लास में देखिए इसमें जो पदार्थ के जो दमकन है ये पूरा सटा सटा के रखा हुआ है, ठीक। इसमें एकदम पूरा देखिए, इसमें एकदम इसमें एक कण जो है सभी कणों को क्या करके आपस में जोड़ के एकदम बांधे हुए है, तो मतलब ये जो वस्तु है ये क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठोस पदार्थ कहलाएगा। जबकि इसी में देखिए इसमें गैपिंग है, ये देखिए ये सब गैपिंग है, मतलब थोड़ा थोड़ा गैपिंग है, तो ये इसको कह सकते हैं कि क्या है, इसमें अंतरानुकर्षण बल है, ठीक, बट इसमें अंतरानुक स्थान भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, इसको द्रव कहते हैं, ठीक। अब देखिए एक कण यहाँ, 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 और एक कण, और इसके बीच में इतना सारा गैपिंग है, बहुत सारा, मतलब अंतरानुक स्थान बहुत ज्यादा है और अंतरानुक आकर्षण बल बहुत कम है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत इसमें। अब ठोस पदार्थ, ठोस का गुणधर्म, मतलब ठोस का क्या गुण होता है, उसका क्या गुण है, क्या विचार है, वो सुनिए। इनका निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती है। अब मतलब ठोस पदार्थ का जो निश्चित जो होता है, निश्चित आकार होता है, और उसका सीमा क्या होता है, मतलब स्पष्ट सीमाएं होती है, मतलब इसका जो आपका लेंथ दे रहेगा, जितना ब्रेथ दे रहेगा वो उतना ही रहेगा, ना इसमें घटेगा। अगर कोई ठोस पदार्थ अगर कोई ठोस पदार्थ अगर ये कोई ठोस पदार्थ है तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है, और इसका जितना इसका लेंथ है, ये सब लेंथ जितना है, और इसका जो ब्रेथ है वो सब में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसका स्थिर आयतन अर्थात संपीड्यता नगण्य होते हैं, मतलब ये इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है, और अर्थात संपीड्यता नगण्य, मतलब संपीड्यता मतलब इसको दबा के प्रेशराइज नहीं कर सकते, मतलब संपीडन का मतलब होता है उसको दबाना, ठीक, मतलब उसको ठोस पदार्थ को आप दबा नहीं सकते हैं, मतलब कम मात्रा में दबेगा, थोड़ा सा न के बराबर दब सकता है, बाकी ज्यादा नहीं। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। कितना भी बाहरी बल हम लगा, जैसे आपका दीवार है, ईटा है, उस पर कितनों भी आप पीट दीजिए, वो कभी अपने आयतन में और आकार में और उसके सीमा में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, कोई भी चेंजिंग नहीं। कितनों उस पर कितना बड़ा बड़ा हथौड़ा मार दीजिए, वो नहीं, वो टूट फूट जाएगा, वो बात अलग है, बट उसका जितना आकार जो रहेगा और उसका जो सीमा रहेगा और जो आयतन रहेगा वो उतना ही रहेगा। उसको जितने भी कण है उसको फिर से जोड़ कर रखेगा, वो सब उतना ही आयतन और वही आकार का बनेगा। फिर अंतरानुक बल ठोसों में द्रव तथा गैसों से अधिक होता है। अब बोल रहे जो अंतरानुक आकर्षण बल जो बोले थे, अंतरानुक आकर्षण बल जो बोले थे, अंतरानुक आकर्षण बल जो है वो द्रव और गैस के तुलना में सबसे ज्यादा होता है ठोस में, मतलब अंतरानुक आकर्षण बल जो है आपका ठोस पदार्थ में सबसे ज्यादा होता है। अब द्रव के गुणधर्म, मतलब द्रव के क्या क्या गुण होते हैं वो जानिए। पहला, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता। अब द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। जैसे आप कोई आप जैसे घर
आप मार्केट से तेल का पैकेट खरीद के लाते हैं या दूध का पैकेट खरीद के लाते हैं, तो उसको आप प्लास्टिक में ही छोड़ देते हैं, वैसा ही नहीं ना, उसको आप क्या करते हैं, कोई बर्तन में, आप मग में या कोई बाल्टी में या कोई भी चीज में आप डालते हैं, तो उसका क्या होता है, आकार में चेंजिंग हो जाता है। ठीक, इनका आयतन निश्चित होता है। हाँ, अब जैसे में आप मार्केट से 1 केजी का दूध लाएं, तो अगर घर पे लाएं तो 1 ही केजी रहेगा, ना कि वो 2 केजी बन जाएगा या वो 500 ग्राम बन जाएगा। वो 1 केजी लाए हैं मतलब 1 केजी रहेगा। ठीक, तो इसका आयतन भी निश्चित होता है द्रव का। फिर द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है। अब द्रव में बहाव होता है, जैसे पानी, दूध को गिराइएगा तो वो क्या होगा, नीचे की ओर बहने लगेगा, बहना स्टार्ट कर देगा। फिर इनका अंतरानुक बल ठोस से कम होता है। हाँ, अब इनका अंतरानुक बल जो है ये ठोस के मुकाबले क्या होता है, इसमें कम होता है। अब गैस के गुणधर्म क्या होता है, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता जो होता है वो काफी अधिक होता है। जैसे आप न ठोस को ज्यादा दबा सकते हैं, न आप द्रव को ज्यादा दबा सकते हैं, परंतु एक गैस को आप कुछ हद तक, बहुत ज्यादा हद तक आप क्या कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। जैसे एक गुब्बारा को क्या कर सकते हो, इतना बड़ा फूला हुआ है और उसको हम ऐसे प्रेशराइज करके क्या कर सकते, इतना बड़ा कर सकते हैं, मतलब छोटा कर। जैसे आप गेंद कोई आप ले लेते हैं, आप रबर का गेंद लीजिए, उसका आकार है इतना और उसको प्रेशराइज करके एकदम इतना भी बना सकते हैं। तो क्या होता है, मतलब ठोस एवं द्रव के तुलना में गैसों में जो होता है संपीड्यता बहुत ही ज्यादा होता है। फिर इनके कणों के बीच अंतरानुक बल सबसे कम होता है। अब इसके कणों के बीच जो अंतरानुक आकर्षण बल जो होता है, मतलब कणों को बांधे बनाने वाला जो बल, वो बहुत ही कम होता है। गैसों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, मतलब गैसों को जो है आसानी से दबा सकते हैं, मतलब आसानी से प्रेशराइज कर सकते हैं। इनका विसरण काफी तीव्रता से होता है, मतलब इनका विसरण मतलब फैलाव बहुत अधिक होता है। मतलब इसको गैस को अगर खुले वायुमंडल में, कोई भी गैस है उसको खुले वायुमंडल में जैसे ही रखेंगे, वो तुरंत ही अपने वायुमंडल के मतलब वायु को कणों से मिलकर तुरंत वो अपना फैलाव तुरंत कर लेगा। अब वाष्पीकरण होता है क्या, सुनिए। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे क्वथनांक, जितना टेम्परेचर पे उसको उबलना चाहिए उस टेम्परेचर से कम ही वो क्या हो गया, वाष्प में चेंज हो गया। मतलब कोई भी पानी का अगर टेम्परेचर है 100 और वो 80 पे ही पूरा बॉइलिंग हो गया और धीरे धीरे वाष्प में पूरा एकदम वाष्प में चेंज होने लगा, वाष्प में द्रव के वाष्प में परिवर्तन हो गया, तो उसी को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे मैं आप बताते, जैसे हम घर में पानी रखे हैं और उसका बॉइलिंग है 100 डिग्री पे उबलेगा, बट वो 100 डिग्री ना होकर 80 डिग्री पे ही बॉइलिंग कर दिया और वो धीरे धीरे क्या हुआ, वाष्प में चेंज हो गया, मतलब वाष्प के रूप में उड़ गया। तो उसको वही प्रक्रिया ही क्या करेगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होता है, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस द्रव या गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं। देखिए, जैसे में द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ कण अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं। जैसे आप नमक चीनी का घोल ले लिए, नमक पानी का घोल ले लिए और नमक पानी को गर्म कीजिए। गर्म करते करते ऐसा देखेगा कि वो जो है गर्म करते करते ऐसा समय आएगा उसका, जब क्वथनांक उसके टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा पानी, तो क्या करेगा, वो अपने पानी जो है वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और जितना भी आपके बर्तन में चीनी का चाहे नमक का जो मात्रा रहेगा वो आपके बर्तन में बच जाएगा। वही आपका क्या है, वाष्पन की प्रक्रिया है। ठीक, अब एक क्वथनांक क्या होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है
वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। इसलिए जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। अगर जल 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक कितना होता है 373। मतलब जल का क्वथनांक है 100 और उसका असली में केल्विन का जो मान होता है वो 173 होता है, 273 273। बट इसमें 100 डिग्री है, ये 100 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 373। हाँ, इसका 1 पॉइंट होता है, सॉरी मतलब जल का जो क्वथनांक होता है, जल का जो आपका क्वथनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। अब गलनांक क्या होता है? गलनांक क्या होता है? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह तापमान उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है वह तापमान ठोस पदार्थ का गलनांक कहता है। जैसे बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है, अर्थात बर्फ का जो 273.16 केल्विन ताप पर क्या होता है गलने लगता है। मतलब कोई जैसे में आपका कोई ठोस पदार्थ था, जैसे लोहा ही ले लीजिए, बर्फ ले लीजिए, अगर बर्फ है तो उसके जो टेम्परेचर पे अगर उसको गलाते हैं और वो गलकर ठोस से द्रव में आ जाता है तब उसको क्या कहते हैं गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का जो गलनांक होता है 273.16 केल्विन पे क्या होता है गलने लगता है। जैसे में आपका कोई बर्फ है तो बर्फ का टेम्परेचर नॉर्मली आपका कितना होता है 0 डिग्री होता है, बट वो उसको जैसे ही गर्म करते हीट करता है उसका जैसे ही 100 डिग्री होता है या आपका 70-80 ही हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा वो जल में चेंजिंग होने लगा। किसमें होगा जल में। तो जल क्या है आपका द्रव है और उसका जल का जो आपका गलनांक होता है वो कितना होता है 273। मतलब बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273 होता है। फिर है गुप्त ऊष्मा। जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है तो इसे और अधिक ताप बढ़ने के बाद भी यह तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। ऐसा पदार्थ द्वारा उस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण होता है। यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है, इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे में सिंपल सा बात है कि जैसे में एक बड़ा बर्फ ले लीजिए, ठीक, और एक बर्तन में रख लीजिए और एक उस बर्तन में रखने के बाद उसको क्या कीजिए गर्म कीजिए। अब छोटा सा फ्लेम था, छोटा सा फ्लेम से उस बर्फ को पानी में चेंज करना था, बट वो कुछ देर तक किया 10 मिनट 15 मिनट किए तब पर भी क्या हुआ वो फ्लेम से वो बर्फ जो है नहीं टूट पाया, जल के रूप में नहीं चेंज हुआ। तो उसने बर्फ को तोड़ने में जितना देर जो ऊष्मा खर्च हुआ उसी को क्या कहते हैं गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अबे संगलन की प्रसूत ऊष्मा। संगलन की प्रसूत ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन के प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, मतलब 1 केजी कोई ठोस पदार्थ है और उसको उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसूत ऊष्मा कहते हैं। जैसे 1 केजी कोई ठोस पदार्थ है और उसको द्रव में चेंज करना है तो द्रव में ऐसे तरह चेंज नहीं होगा, उसके टेम्परेचर में जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तभी ना होगा। तो उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता है उसी को क्या कहेंगे संगलन की प्रसूत ऊष्मा कहेंगे। अभी आपका लास्ट एक है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण नाम से पता चल रहा है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा
मतलब वाष्पन प्रक्रिया को करने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है वही आपका वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा होता है। जैसे देख लीजिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव या गैस को उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत होने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उष्मा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाता है। सही वही बात बोले कि कोई आपका कोई द्रव पदार्थ है और उसको वाष्प के रूप में चेंज करना है, तो जैसे आपका कोई जल है, नॉर्मल आपका जल है और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब सेंटीग्रेड पे ले जाके उसको गर्म करना है और गर्म कीजिएगा 100 पे, वो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वो वाष्प में चेंज होगा। वाष्प में चेंज होगा, यही प्रक्रिया है। वाष्प को चेंज करने में जितना आपका ऊर्जा चाहिए वही आपका क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाएगा। ठीक, जैसे में आपका पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए नहीं, एक मिनट, सॉरी, ठीक इसी प्रकार 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों को उसी तापमान पर पानी के कणों को अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कण वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा अवशोषित कर लेता है। मतलब सिंपल सा फंडा वही है कि कोई द्रव पदार्थ है और उसको वाष्प में चेंज करना है और उस वाष्प को चेंज करने के लिए जितना उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी वही आपका क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाएगा। सिंपल सा, कोई दिक्कत? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहना।